हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th आईसीएसई का जो फोर्थ चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज अपने सबसे पहले टॉपिक से जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होती क्यों है इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट एट डिफरेंट मीडियम क्या होती है। देखिए, ये बात सच है कि जब एक लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है तो उसकी स्पीड में चेंजेस आते हैं। हमने कुल मिलाकर 3 डिफरेंट मीडियम्स की यहाँ पे स्टडी करनी है और उसके जो स्पीड ऑफ लाइट है उनको भी हमने याद रखना है। सो देखिए, वो कौन से मीडियम है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एयर की। अगर मैं बात करता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्लीज आप ये वैल्यू याद रखना। दूसरा, अगर मैं बात करता हूं वाटर की, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होती है वो होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड होती है लाइट की वाटर के अंदर। और तीसरा जो हमें याद रखना है वो है ग्लास का। तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होती है वो होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये जो 3 वैल्यूज है ना, ये आपने हमेशा अपना याद रखना है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो मेरा वाटर है वो एयर से ज्यादा डेंसर है। अगर मैं ग्लास की बात करूंगा तो मेरे वाटर से ज्यादा वो डेंसर है। और शायद आप ये देख पा रहे हो जैसे कि मेरी रे ऑफ लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड में डिक्रीज आ जाएगा, और अगर वो वाटर से ग्लास में जाएगी तो फर्दर डिक्रीज आ जाएगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में कोई ना कोई चेंज आता है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मेरी स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज करती है, जिस मीडियम में जाके डिक्रीज करती है, हम उसको कहते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ठीक है, और अगर मेरी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई और उसके स्पीड में अगर इंक्रीज आ गया तो हम कहेंगे उसको ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ठीक है, बेसिकली जब भी हम रेयरर और डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो वो ऑप्टिकल रेयरर और ऑप्टिकल डेंसर की बात होती है। अब मैं आपको यह समझा दूं कि एक्चुअली में ऑप्टिकल जो डेंसर होता है उसका डेंसिटी ऑफ ए मीडियम से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, मैं आपको ये बात समझाता हूं। देखिए, मेरे पास एक एग्जांपल है जिसका नाम है केरोसिन। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अगर मैं केरोसिन की डेंसिटी देखूं तो वो मेरे वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। और अब ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि अगर केरोसिन को मैं पानी पर डालूं तो जो केरोसिन होता है वो उसके सरफेस पे फ्लोट होना शुरू हो जाता है, और ये तभी होता है जब एक की डेंसिटी दूसरे से कम हो। तो केरोसिन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। लेकिन आपको यह बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी एयर से वाटर में एंटर करती है तब तो उसकी स्पीड होती है 2.25 × 10⁸, लेकिन वही अगर रे ऑफ लाइट केरोसिन में एंटर करती है तब उसकी स्पीड हो जाती है 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो समझने वाली बात यहां पे यह है कि केरोसिन के केस के अंदर जो स्पीड है लाइट की उसमें ज्यादा चेंज आता है, मतलब वो ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है। क्योंकि इस केरोसिन के केस में ये ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं कहूंगा कि केरोसिन ऑप्टिकल डेंसर है एज कंपेयर टू वाटर। बट डेंसिटी के परस्पेक्टिव से बोलूंगा अगर मैं, तो केरोसिन की डेंसिटी कम है वाटर से। तो प्लीज आप समझ लेना कि अगर मैं ऑप्टिकल डेंसर या ऑप्टिकल रेयर की बारे में बात करता हूं तो वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेट होता है। अगर स्पीड ऑफ लाइट अगर आपकी स्लो डाउन हो जाएगी तो मैं उसको ऑप्टिकल डेंसर बोलूंगा। अगर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो अगर आपकी इंक्रीज कर जाती है मैं उसको ऑप्टिकल रेयर बोलूंगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। तो एक्सपेरिमेंटली हमें यह बात देखने को मिली है कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी ट्रेवल करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो पहले मैं आपके लिए ड्रॉ कर दूं साथ के साथ। देखिए क्या करना होता है, ये बड़ा इजी सा पार्ट है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि देखिए, सबसे पहले ये मेरा सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस में ये वाला जो हिस्सा है ये आपका मान लेते हैं कि रेयर है,
और नीचे वाला जो हिस्सा है ये मान लेते हैं हमारे पास डेंसर है। अब आप समझ गए होंगे ऑप्टिकल रेयर एंड ऑप्टिकल डेंसर का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि बिल्कुल इसके सेंटर पर एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, विच इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। इस पर्टिकुलर लाइन को कहा जाता है आपका नॉर्मल। तो ये बेसिकली क्या होता है आपका नॉर्मल, इट इज एन इमेजिनरी लाइन, तो ये क्या होता है नॉर्मल होता है। तो कोई भी रे ऑफ लाइट अगर आपकी मूव करती है फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो देखिए ये आपके पास यहाँ पे रेयर है, ये डेंसर है, तो इधर थोड़ा ध्यान से देखना। ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे आप देख रहे हो इसको हम बेसिकली कहते हैं इंसिडेंट रे। तो ये मेरी क्या है इंसिडेंट रे है, दिस इज माई इंसिडेंट रे। ठीक है, कोई भी रे जब भी एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ हम हमेशा उसी एंगल को कंसिडर करते हैं। देखिए अब आप ये रे को देख सकते हो, ये एंगल मेरा सरफेस के साथ भी बना रहा है, ये क्या है ये आपका सरफेस है, सरफेस के साथ भी बना रहा है। देखें तो ये एंगल नॉर्मल के साथ भी बना रहा है, तो हम हमेशा ये वाला एंगल जो है ये कंसिडर करते हैं। ये जो एंगल होगा इसको बोलूंगा मैं इंसिडेंट एंगल या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब अब आप अच्छी तरह जानते हो कि अगर यहां पे कोई और मीडियम नहीं होता तो रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी जानी थी, है ना, इट विल मूव लाइक दिस, बिल्कुल सीधा जाएगा आपका लाइक दिस। लेकिन ये आपका रेयर से डेंसर मीडियम में गया है, इसी वजह से रे ऑफ लाइट जो है इट विल बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगा आपका। अब मैं आपको दो तीन बातें समझाना चाहता हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना। तो पहली बात, जब एक रे ऑफ लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो कुछ लाइट जो है वो आपकी रिफ्लेक्ट करती है। तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और बहुत स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट आपकी हमेशा रिफ्लेक्ट करती है, और बाकी जो पोर्शन है वो आपका दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है। तो ये जो आप मीडियम यहां देख रहे हो ये क्या है, ये आपका है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो ये क्या है आपका रिफ्रैक्टेड रे है आपका। इतनी बात क्लियर होगी। अब रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा ये वाला, इसको मैं बोल दूंगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और रिफ्रैक्टेड रे जो इस नॉर्मल के साथ बनाएगा, देख रहे हो ये नॉर्मल के साथ, इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। क्लियर हो गया। आपकी बुक के अंदर ना एक और टर्मिनोलॉजी यूज की है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। सो देखिए रे ऑफ लाइट आपकी ये स्ट्रेट पाथ मूव कर रही थी, तो अपने स्ट्रेट पाथ से ये कितना डेविएट हुआ है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो बेसिकली यहां पे जो डेल है ये क्या है, ये आपका है एंगल ऑफ डेविएशन। सो बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन का मतलब होता था एंगल बाय विच अ रे ऑफ लाइट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इसको हम बेसिकली डेल्टा भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना यहाँ पे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखिए ये बात सच है कि जब एक रे ऑफ लाइट आपकी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो हमेशा बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। बट मेरे मन में एक्चुअली में ये ख्याल आया कि वो हमेशा बेंड ही क्यों करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब अगर चाहे तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी जा सकता था। तो आफ्टर स्टडी मुझे ये बात समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है। सो देखिए अब मैं आपको इसके बारे में ही बताता हूं। तो हम एक्चुअली में एक फॉर्मूले को अच्छी तरह जानते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पीड। एंड यू नो स्पीड क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। आपको पता है कि जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो कौन सा एक फैक्टर है जो कभी चेंज नहीं होता, वो है आपका टाइम। टाइम एक ऐसी इकलौती चीज होती है जो कभी भी आपकी चेंज नहीं होती है जब वो ट्रेवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर। टाइम इकलौती ऐसी चीज है जो कभी किसी पे डिपेंड करती ही नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना हो गया कि अब मेरा जो स्पीड है दैट बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बन जाता है, डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अगर स्पीड कम होगी तो जो मेरी रे ऑफ लाइट है वो कम डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करेगी। अब आप समझने की प्लीज कोशिश करना यहां पर कि इनिशियली रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे जा रही थी, यहां आकर इसकी स्पीड में एकदम से डिक्रीज आया। तो स्पीड में अगर डिक्रीज आया तो ऑटोमेटिकली इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना था
सेम टाइम के अंदर। और वो सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर रे ऑफ लाइट ब्लू लाइन पे ना जाने के बजाय ये जो आपकी येलो लाइन है इस पे वो ट्रेवल करे। अगर आप स्केल से भी मेजर करोगे ना तो ये लेंथ आपकी इस लेंथ से ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसीलिए रे ऑफ लाइट अपने डिस्टेंस को कम ट्रेवल करने के लिए वो आपकी बेंड करती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। गुड। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर रे ऑफ लाइट आपकी मूव करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम तब क्या होता है। सो अगर रे ऑफ लाइट आपकी, मैं फटाफट अब यहां पे बना देता हूं कि मेरे पास ये क्या है, ये मेरा सरफेस है और ये क्या था मेरा, ये मेरा नॉर्मल था, राइट। तो क्योंकि मेरे रे ऑफ लाइट ने मूव करना है अब फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, तो ऊपर वाले हिस्से को मैं ले लेता हूं अपना डेंसर और नीचे वाले को ले लेता हूं मैं अपना रेयर। क्लियर। अब इस केस में क्या होगा, तो अगर अब मेरी रे ऑफ लाइट मूव करती है डेंसर टू रेयर मीडियम, ये देखिए मूव करती है फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा, देखिए इनिशियली इसको जाना कैसे था, इनिशियली इसको बिल्कुल इस पाथ पे ऐसे जाना था, राइट। लेकिन ये डेंसर से रेयर मीडियम गया, वहां पे उसकी स्पीड में एकदम से इंक्रीज आया, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट आपकी बेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये है आपकी यहां पर रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो अब हमें एंगल्स देखने, राइट। और हाँ, मैंने आपको बताया था ना कुछ पोर्शन आपका रिफ्लेक्ट भी करता है, तो देखिए ये है वो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये देखिए ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगी वो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और ये जो बड़ा एंगल आप यहां देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये आपका है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब अगर आप देखिए ध्यान से, तो रे ऑफ लाइट आपकी बेंड हुई है फ्रॉम दिस ओरिजिनल पाथ, तो ये देखिए ये जो एंगल आप यहां देख रहे हो, ये है आपका एंगल ऑफ डेविएशन। इज दैट ओके। सो हमेशा याद रखना, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो प्लीज हमेशा ये बात याद रखना, कभी भूलना मत, ओके। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट आपकी नॉर्मल के अलोंग आएगी तब क्या होगा, ठीक है। मतलब ये कि ये मेरा सरफेस है, ये मेरा नॉर्मल है, दिस इज माय नॉर्मल। तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली अगर इस पे फॉल करेगी तब क्या होगा, तो अगर वो नॉर्मली फॉल करती है ना रे ऑफ लाइट, तो क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो है वो आपका रिफ्लेक्ट बैक तो करेगा, इस केस में भी रिफ्लेक्ट बैक करेगा ही करेगा। बट ऑफ कोर्स जो रे ऑफ लाइट है, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, तो बिना किसी डेविएशन के वो रे ऑफ लाइट आपकी बिल्कुल सीधी ऐसे नीचे की तरफ जाती है। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाता है 0 डिग्री, बिकॉज एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ हम देखते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हो जाता है 0 डिग्री, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाता है आपका 0 डिग्री। मैंने यहां पे रेयर डेंसर इसलिए लिखा क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर चाहे रेयर से डेंसर जाए, चाहे वो डेंसर से रेयर जाए, इन दोनों कंडीशन के अंदर आपकी रे ऑफ लाइट बिना किसी डेविएशन के वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चली जाती है। इज दैट ओके, क्लियर है, गुड। अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। अभी आपने ऑलरेडी देख लिया कि वैसे भी अगर रे ऑफ लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने पास से बेंड हो जाती है, तो इसी फिनोमेनन को बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो चलिए जल्दी से हम पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ लाइट when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction. The refraction of light is essentially a surface phenomenon. आई होप आपको ये डेफिनेशन अब समझ में आ गई होगी। तो ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट होती है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट होती है, जब वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट में जाता है तो इसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कहते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए अब हम वही देखते हैं। जब हम बात करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो उसका आंसर आता है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट travels from one medium to another। तो ये है आपका इसका सही
आंसर। सो मेरी बात ना आप पहले थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखिए लाइट के अंदर हम बेसिकली दो तीन जो फिनोमिनन्स है वो देखते हैं, जैसे कि एक तो उसका स्पीड हम देखते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि उसकी वेवलेंथ में क्या फर्क पड़ा। फिर हम देखते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी में क्या फर्क पड़ा, ठीक है। फिर हम देखते हैं उसके एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ा, एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ा। सो कहने का मतलब ये होता है कि हम तीन चार फैक्टर्स को यहाँ पे स्टडी करते हैं। इन सब में एक चीज आपने समझनी है कि जो स्पीड होती है ना, वो आपकी बराबर होती है वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के। अब इन तीनों में से एक लौता फैक्टर जो कभी भी चेंज नहीं होता, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं करती। और फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज करती? क्योंकि उसका रीजन ये है, इट ओनली डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ वेव्स आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं पर सेकंड के अंदर। वो तो सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। अगर आप सोर्स को ही चेंज नहीं करे तो वो तो लगातार उतनी ही नंबर ऑफ वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन क्योंकि वो ट्रेवल करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, अगर उसकी स्पीड में डिक्रीज आता है तो वेवलेंथ में भी डिक्रीज आएगा। अगर उसकी स्पीड में इंक्रीज आता है तो वेवलेंथ में भी आपका इंक्रीज आएगा। और जहां तक बात रहेगी एम्पलीट्यूड की, तो उसमें भी आपका चेंज आता है। तो यही बात आपने समझनी है कि फ्रीक्वेंसी इकलौती ऐसी चीज है जो कभी भी चेंज नहीं होती जब एक रे ऑफ लाइट ट्रेवल करती है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करती है सोर्स ऑफ लाइट पे। इसी स्पीड की चेंज की वजह से ये जो रिफ्रैक्शन फिनोमिनन है वो टेक प्लेस करता है। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया चैप्टर 4 का सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। एक तो आप अपना जो टेस्ट है वो वहां पे कंडक्ट कर लीजिए। आपने क्या करना है, जस्ट उस पर क्लिक करना है, अपनी ईमेल आईडी वहां पे लिखनी है और फिर जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर लेना। जैसे आप टेस्ट दोगे आई थिंक 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, तो इसके जो नोट्स है वहां पे आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।